उषा कौशल्या देवी के घर में कई बरसों से झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। कौशल्या देवी उषा पर बहुत भरोसा करती थी। उषा का पति सोहराई ठेला चलाता था। दोनों पति पत्नी की कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन खाने के लाले भी नहीं थे। कौशल्या देवी के पति आनंद बाबू एक सरकारी कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे। दोनों पति पत्नी गरीबों की बहुत इज्जत और मदद किया करते थे। कौशल्या देवी की एक 5 साल की बेटी थी, जया। जया बेटा, चलो दूध पी लो। नहीं माँ, मुझे दूध नहीं पसंद, मुझे नहीं पीना। अरे, दूध नहीं पियोगी तो दिमाग कैसे तेज होगा? हाँ, तुम्हें पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह अफसर बनना है ना? वो तो मैं बिना दूध पिए भी बन जाऊंगी माँ। नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा। जया बेटी, मम्मी दूध पिला रही है तो पी लो। कितने गरीब बच्चों को दूध नसीब भी नहीं होता। दरअसल उषा की 3 साल की बेटी थी रूबी। उषा और उसके पति सोहराई की कमाई इतनी नहीं थी कि वे अपनी बेटी को दूध पिला सके। रूबी कभी कभी कुछ खाने की जिद भी करती तो माँ, मुझे रबड़ी खानी है। रूबी बेटा, मैंने दाल रोटी बनाई है, अभी यही खा लो, रबड़ी मैं तुम्हें फिर कभी खिला दूंगी। तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन फिर कभी नहीं खिलाती हो। इस तरह से कौशल्या देवी की बेटी जया और उषा की बेटी रूबी दोनों धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उषा कभी कभी काम पर आते वक्त रूबी को भी कौशल्या देवी के घर ले आती। तब कौशल्या देवी जया को जो भी खाने को देती वो रूबी को भी देती। माँ देखो, मालकिन ने मुझे खीर दी है, तो खा लो बेटी। माँ, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, इसमें काजू और बादाम भी है। तुम ऐसी खीर क्यों नहीं बनाती माँ? बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि काजू बादाम वाली खीर खाएं। उषा और रूबी की सारी बातें जया सुन रही थी। जया भी अपने माता पिता की तरह नेक दिल लड़की थी। वो रूबी को खेलने के लिए अपने खिलौने देती है और दोनों साथ साथ खेलती हैं। समय बीतता जा रहा था। जहां जया शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ने लगी, तो वहीं रूबी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो गई थीं। जया कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और रूबी अपनी मां उषा के साथ कौशल्या देवी के घर के काम में हाथ बटाती थी। सुनिए जी, अगले साल जया की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं शहर के सबसे अमीर घराने में जया के रिश्ते के लिए बात करूंगा। अगले साल जया की पढ़ाई पूरी हो गई और आनंद बाबू जया के लिए रिश्ता लेकर शहर के सबसे अमीर घराने में गए। कौशल्या, जया को देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं। अगले दिन। जी, भला आपके घर में कौन रिश्ता नहीं करना चाहेगा? हमें ये रिश्ता मंजूर है। लड़के और लड़की दोनों को आपस में बातें करने दें, इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। विशाल को पढ़ी लिखी खूबसूरत जया पहली नजर में ही भाग गई थी और जया को भी स्मार्ट और हैंडसम विशाल बहुत पसंद आया। दोनों की मर्जी से शादी पक्की हो गई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और आप शादी की तारीख निकलवाइए। हाँ, कल ही पंडित जी को बुलवाता हूं। इसी लगन में हम बहू घर ले जाएंगे। उधर उषा भी रूबी की शादी के लिए चिंतित रहती थी। रूबी शादी के लायक हो गई है, हमें इसके लिए कोई लड़का देखना होगा। हाँ, लेकिन लड़का थोड़ा अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी भी गरीबी में गुजरे। बचपन तो इसने गरीबी में गुजार दिया, अब आगे की जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। सोहराई रूबी के लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। अपने ही मोहल्ले में उसे एक लड़का पसंद आता है जो एक कार के शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। विजय अच्छा लड़का है, ठीक ठाक कमाता है। अपनी रूबी खुश रहेगी। कम से कम उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो शादी की तारीख पक्की करवा दो। इत्तेफाक से दोनों लड़कियों की शादी एक ही दिन तय हुई। माँ, मेरे लिए शहर का सबसे महंगा पार्लर बुक करवा दो। मुझे ब्राइडल फेशियल करवाना है और दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाऊंगी। हेयर ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। मैं अपनी शादी में सबसे अलग दिखूंगी, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी जैसी। हाँ बेटी, तू जो कहेगी वो सब होगा। मेद, तेरे लिए तो सारी दुनिया हाजिर है।
जया की शादी के लिए मोतियों से जड़ा हुआ महंगा लहंगा खरीदा गया और शादी के लिए शहर का सबसे बड़ा और महंगा फार्म हाउस बुक किया गया। तो वहीं रूबी की शादी के लिए सेकेंड हैंड सस्ता सा लहंगा खरीदा गया। रूबी बेटा, हल्दी और बेसन का उपटन लगा ले, रंग निखर जाएगा। क्या माँ, पार्लर जाने के लिए पैसे दे दो ना। रूबी बेटा, शादी की और तैयारियां भी करनी है, हमारे पास जितना पैसा है उतने में सारे काम करने होंगे। ठीक है माँ। रूबी की शादी उसके घर से होनी थी। छत पर ही जयमाल हो जाएगा और शादी का मंडप भी वहीं सजाएंगे। इस तरह से दोनों घरों में अपने अपने स्तर पर शादी की तैयारियां होने लगी। बहुत शरीफ लोग हैं, दहेज में 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है, उसे बहुत बढ़िया ससुराल मिला है, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। और शादी का दिन भी आ गया। दोनों घरों में शहनाइयां बजने लगी। जहां जया की शादी बड़े धूमधाम से शहर के सबसे बड़े फार्म हाउस में हो रही थी, शहर के सबसे महंगे होटल को खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो वहीं रूबी की शादी उसके घर की छत पर हो रही थी। जया की शादी के लिए फार्म हाउस को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के बड़े रसूख वाले लोग बड़े बड़े डिब्बों में गिफ्ट लेकर शादी में आने लगे। वहीं रूबी की शादी सादे तरीके से हो रही थी। ज्यादा सजावट पर खर्च करने के लिए उषा और सोहराई के पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज की डिमांड रख दी थी। सारे पैसे दहेज का सामान खरीदने में खर्च हो गए थे। जया की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन रूबी की शादी में हंगामा खड़ा हो गया। दूल्हे के दोस्तों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? कह रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है और शराब की डिमांड कर रहे हैं। सोहराई और उषा ने किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर बारातियों को खाना खिलाया, लेकिन शादी से पहले एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। यह शादी तब तक नहीं होगी जब तक हमें दहेज में कार नहीं मिलेगी। हाँ, हमें कार की चाबी मिलने के बाद ही फेरे पड़ेंगे, बता रहे हैं, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। हाँ। सोहराई ने दूल्हे के पिता के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, समधी जी, हमारी इतनी औकात नहीं है, आप ऐसा ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर बारात वापस लौट गई तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। लेकिन दूल्हे के पिता ने सोहराई की एक न सुनी और बारात लेकर वापस जाने लगा। तभी उषा ने कौशल्या देवी को फोन किया और फोन पर सारी बातें बताई। सुनिए जी, रूबी के ससुराल वाले दहेज में कार मांग रहे हैं, वरना बारात लौट जाने की धमकी दे रहे हैं। रूबी हमारी बेटी जैसी है, हमारा जया को दहेज देने का सपना तो पूरा नहीं हो सका। क्यों ना हम उषा और सोहराई की मदद करके रूबी की शादी टूटने से बचा लें। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। और आनंद बाबू उसी समय उषा के घर गए और इस समय आधी रात बीत चुकी है और कोई भी कार का शोरूम नहीं खुला होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि कल सुबह आपको कार जरूर मिल जाएगी। ये रहे कार के पैसे, आप शादी शुरू करवाइए। दुल्हन आपकी नई कार में ही विदा होकर ससुराल जाएगी। आनंद बाबू दूल्हे के पिता के सामने पैसे रख देते हैं और रूबी की शादी हो जाती है। अगली सुबह कार का शोरूम खुलते ही आनंद बाबू ने एक नई कार खरीदी और उसे लेकर उषा के घर आए और दूल्हे के पिता को कार की चाबी सौंप दी। ये सब देखकर उषा और सोहराई ने आनंद बाबू के पैर पकड़ लिए। मालिक, आपने हमारी लाज बचा ली। उठो सोहराई, रूबी हमारी ही बेटी है, उसकी शादी टूट जाए ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अब दोनों बेटियों की विदाई एक साथ होगी। इतना कहकर आनंद बाबू अपने घर आ जाते हैं, जहां जया की विदाई के लिए सब उनका इंतजार कर रहे थे और दोनों लड़कियों की विदाई एक साथ हो जाती है।